हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए आज हम इस वीडियो सीरीज़ को शुरू करने वाले हैं। ये इस वीडियो सीरीज़ का पहला लेक्चर है और आप हमारे साथ जुड़िए क्योंकि इस पर जो है इस तरह की वीडियोस अब आपको डेली देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, और ये आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। ठीक है, अब आप यहाँ पर एक बात समझिए। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या क्या होती है। प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्याएं, जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं, वो क्या होती हैं। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि प्राकृत संख्याएं या नेचुरल नंबर्स, आप जहां से आप गिनती शुरू करते हैं, गिनती आप शुरू करते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, और कहाँ तक करते हैं आप गिनती? गिनती आप जो है लगातार करते रहते हैं, है ना। तो गिनती आप लगातार करते हैं, इनफाइनाइट तक आप गिनती कर सकते हैं, गिनती की कोई सीमा नहीं है। तो आप ये कहते हैं कि जो गिनती वाली संख्याएं हैं, यानी कि जो आपके काउंटिंग नंबर्स हैं, जैसे कि आपका हुआ 1, आपका हुआ 2, आपका हुआ 3, आपका हुआ 4, आपका हुआ 5, 1 2 3 4 5, और कहाँ तक काउंट कर सकते हैं आप तो इनफाइनाइटली तक काउंट कर सकते हैं, अनंत तक गिन सकते हैं आप। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि 1 से लेकर के और जितनी भी हमारी गिनती वाली संख्याएं हैं अनंत तक, वो आपकी सभी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। अगर आप प्राकृत संख्याओं को याद रखना है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि गिनती वाली संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अब यहाँ पर एक दूसरी बात समझिएगा। तो आप याद रखिएगा कि प्राकृत गिनती वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसके बाद आएगा दूसरा नंबर, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, ठीक है। एक बात और बतानी रह गई कि जो प्राकृत संख्याएं हैं इनको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं के समूह को, गिनती वाली संख्याओं के समूह को हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, जबकि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनके समूह को हम कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब एक और बात समझिएगा कि पूर्ण संख्याएं क्या हैं। पूर्ण संख्याएं ये हैं कि जैसे आपकी प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट तक लेकर के चलते हैं आप, ये हैं आपकी प्राकृत संख्याएं। ये क्या है? आपकी प्राकृत संख्याएं हैं। अब ये जो समूह है प्राकृत संख्याओं का, इसमें अगर आप 0 को भी शामिल कर दें तो आपको प्राकृत संख्याओं के अलावा पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है। ये आप ध्यान करिए कि अगर आप गिनती वाली संख्याओं के समूह में, यानी कि प्राकृत संख्याओं के समूह में 0 को भी मिला दें तो आपको पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त होता है, और पूर्ण संख्याओं के समूह को आप कैपिटल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगली बात यह है, आप ये देख रहे हैं कि ये सभी की सभी प्राकृत संख्याएं हैं, 1 से लेकर के 1 से लेकर के अनंत तक सभी की सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो और ये पूर्ण संख्याओं के समूह में भी आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। पर क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, ऐसा है क्या? एक प्राकृत संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो 0 है आपका, जो शून्य है, वो पूर्ण संख्या तो है,
परंतु वो प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि 1 आपका प्राकृत संख्याओं में भी आ रहा है, आपका पूर्ण संख्याओं में भी आ रहा है, 2 आपका प्राकृत संख्या में भी, पूर्ण संख्या में भी, इसी तरीके से बाकी सभी नंबर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, परंतु परंतु प्रत्येक परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि जो 0 है वो केवल और केवल होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, वो नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, आप इतनी बात नोट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, इसको नोट करिएगा। अब देखिएगा, इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर, पूर्णांक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर बोलते हैं। और ये एक जो वर्ड है ज़हलीन, ये इस वर्ड से आया है। ठीक है, तो इसलिए इसको हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, पूर्णांकों को हम किससे डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। अब ये समझिए कि पूर्णांक होते क्या है। ये जो आपके पूर्ण संख्याओं का समूह है, 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक चलता है, इन संख्याओं के समूह में अगर आप 0 को भी मिला, अगर आप ये जो आपकी प्राकृत संख्याएं हैं इनके ऋणात्मक अंकों को, यानी के माइनस वाले अंकों को भी मिला दें, तब आपको पूर्णांकों का समूह प्राप्त होता है। ये देखिएगा, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं का समूह है। इसमें अगर आप माइनस वाली संख्याएं भी मिला दें, ऋणात्मक संख्याएं भी मिला देते हैं, है ना, तो आपको क्या प्राप्त होता है? माइनस इन्फिनिटी तक आपको प्राप्त होता है पूर्णांकों का सम। ठीक है, आपको एक बात ये ध्यान रखनी है, ये जो आपका पूर्णांक है, ये जो पूर्णांक है, ये पूरा अंक होता है। ये क्या है? ये पूरा अंक है। एक तरीके से आप इस तरीके से लो इसे कि पूर्णांक क्या, आप ऐसा समझो कि ये पूरा अंक है, यानी कि ये पूरी संख्या है। मतलब क्या हुआ कि ये जैसे 5 है, तो या तो 4 होगा या आपका 6 होगा, 5.5, 4.5, या आपका 4.25, 4.5, इस तरह से संख्याएं नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो पूर्णांक है वो क्या हो सकता है? वो आपका प्लस में भी हो सकता है, वो आपका माइनस में भी हो सकता है, वो आपका 0 भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपका जो पूर्णांक है वो अपॉन में नहीं हो सकता और आपका डेसिमल में यानी कि दशमलव में नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसके बाद अगली बात आप सुनिए। पूर्णांकों को हम 2 भागों में बांटते हैं। पूर्णांकों को हम कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में बांटते हैं। हम कहते हैं कि जितने भी 0 से छोटे पूर्णांक हैं, 0 से छोटे पूर्णांक यानी कि आपके माइनस वाले पूर्णांक, ये आपके कहलाते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहलाते हैं? ये आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। और इसी तरीके से जो आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और जो 0 से बड़े पूर्णांक हैं वो आपके धनात्मक यानी के प्लस। देखो, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस और धनात्मक का मतलब होता है प्लस, तो ये आपके धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। धनात्मक यानी के प्लस होता है, धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। तो अब बात सुनिएगा ध्यान से, जो 0 है, 0 को बात समझिएगा, 0 की बात समझिएगा। तो 0 क्या है? 0 आपका धनात्मक पूर्णांक है या 0 आपका ऋणात्मक पूर्णांक है? तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है, ये बात 100% सही है, लेकिन 0 से छोटे पूर्णांक आपके ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे और 0 से बड़े पूर्णांक आपके धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे। और 0 ना तो आपका धनात्मक पूर्णांक कहलाता है और ना ही आपका 0 ऋणात्मक पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, अब इसी के बाद हम बात कर रहे हैं अगले टॉपिक की। इसके बाद ये समझिएगा क्या होते हैं आपके परिमेय संख्याएं। क्या होती हैं आपकी परिमेय संख्याएं? अच्छा, एक बात और समझिएगा, ये समझिएगा
कि जो पूर्णांकों का समूह है 0 1 2 3 ये इंफिनिटी तक चलते हैं, और ये है -1 -2 -3 और ये माइनस इंफिनिटी तक चलते हैं, है ना। तो माइनस इंफिनिटी तक चलते हैं ये। इसके बाद आप ये समझिएगा कि ये जो हमारा था ये हमारा पूर्ण संख्याएं थी, 0 से लेकर के इंफिनिटी तक हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, और ये पूर्णांकों के समूह में आ रही हैं। तो हम एक बात कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या है, एक पूर्णांक होती है। परंतु प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्णांक होती है, परंतु प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि पूर्ण संख्याएं जीरो और प्लस वाली संख्याएं होती हैं। ये तो जीरो होता है पूर्ण संख्या में, या प्लस वाली सभी संख्याएं होती हैं, जबकि पूर्णांकों में माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं और पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्या नहीं आती। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक चलेगा वो ये है कि इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या ऐसी कोई भी संख्या जिसे आप अपॉन के रूप में लिख सकते हो। सीधी सी बात यह है कि कोई भी ऐसी संख्या जिसे आप अपॉन के रूप में लिख सकते हो, बटे के रूप में लिख सकते हो, वो आपका परिमेय संख्या है। फॉर एग्जाम्पल, परिभाषा पे तो बाद में आएंगे, पहले समझिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने लिखा 5/3 परिमेय संख्या है। आपने लिखा -2/7 परिमेय संख्या है। आपने लिखा 0/2 परिमेय संख्या है। आपने लिखा -3/7 परिमेय संख्या है, ठीक है। तो कोई भी संख्या जिसे आप अपॉन के रूप में लिख सकते हो वो आपकी परिमेय संख्या है। बस शर्त ये है कि अपॉन में 0 नहीं आना चाहिए। अगर अपॉन में 0 आ गया यानी कि आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, और 0 से डिवाइड अभी तक परिभाषित नहीं है कि जब हम किसी संख्या को 0 से डिवाइड करेंगे, 0 से भाग करेंगे, तो उसका क्या आंसर आएगा, ये अभी तक परिभाषित नहीं है। तो इसीलिए इसको हम लिख देते हैं अनंत, या हम लिख देते हैं अपरिभाषित। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि कोई भी संख्या जिसे आप अपॉन के रूप में लिख सकते हो वो आपकी परिमेय संख्या होती है। बस 0 अपॉन में नहीं होना चाहिए। तो इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो परिभाषा में हम ये कहते हैं कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q पूर्णांक है। अब पूर्णांक का मतलब है कि ऊपर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, नीचे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो कोई परिमेय संख्या क्या है? कोई भी वह संख्या जिसे आप P/Q की फॉर्म में, ये देखो P और Q तो मैंने ये ले लिया, आप A/B कह सकते हो, M/N कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बस ये ध्यान करना कि अपॉन के रूप में लिख सकते हो जहां ऊपर वाली संख्या अंश और नीचे वाली संख्या हर, ये दोनों ही पूर्णांक होते हैं। और एक खास बात का ध्यान, ये मैंने मना किया कि अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि Q का मान, अपॉन वाली संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए। कभी आप ये कहने लगो कि सर आपने बताया कि पूर्णांक है, पूर्णांक का मतलब 0 भी ले सकते हैं आप, लेकिन पूर्णांक में 0 आप ऊपर ले सकते हो, ऊपर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। P का मान मैंने कुछ मना नहीं करा, लेकिन Q का मान यानी कि अपॉन वाली संख्या का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दुनिया में कोई भी संख्या हो जिसे आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, अपॉन के रूप में लिख सकते हो, वो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो परिभाषा कैसे बताएंगे हम परिमेय संख्या की? परिमेय संख्या की परिभाषा ये बताएंगे हम कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है वह आपकी परिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। जहां P और Q आपके पूर्णांक होते हैं और Q का मान 0 नहीं होता, ठीक है। अब इसके अलावा एक बात और समझिएगा, आपको ये पता है कि जितने भी हमारे पूर्णांक होते हैं, जैसे मैंने 3 लिखा,
मैंने लिखा 2, मैंने लिखा -5, मैंने लिखा 0। ये मैंने सभी के सभी क्या लिख दिए हैं, मैंने सभी के सभी पूर्णांक लिख दिए हैं, सभी के सभी पूर्णांक है। क्या आप इन्हें परिमेय संख्या बना सकते हो? यस, आप इन्हें परिमेय संख्या बना सकते हो। जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है, तो आप इसे परिमेय संख्या बना सकते हो। ठीक है, 2 के अपॉन में 1 करके परिमेय संख्या बना दिया, -5 के अपॉन में 1 करके परिमेय संख्या बना दिया, और 0 के अपॉन में 1 करके परिमेय संख्या बना दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप क्या मतलब ये हुआ कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक पूर्णांक क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हर एक संख्या के अपॉन में 1 लगा करके आप उसे क्या बना सकते हो, आप उसे परिमेय संख्या बना सकते हो। लेकिन मैंने कहा था कि पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है पूरा अंक, तो इसीलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है, क्योंकि ये है 2 से डिवाइड करोगे इसे तो ये आएगा 2.5, और मैंने बताया था कि जो पूर्णांक होता है वो आपका अपॉन में नहीं आता या पॉइंट्स के अंदर नहीं आता, आधा पौना भाव इस तरीके से ये नहीं आता है पूर्णांक जो है आपका पूरा अंक आता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक तो एक परिमेय संख्या बना सकते हो आप, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या को आप पूर्णांक नहीं बना सकते। इसीलिए हम ये कहते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, परंतु प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आज थोड़ा सा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने में टाइम लग गया, कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से, जिसकी वजह से ये ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बढ़ाना पड़ रहा है। कल से देखते हैं भाई। ठीक है, आज 5 जुलाई है, आज मैंने बताया था आपसे कि भाई आज से हम वीडियो सीरीज शुरू करेंगे, है ना। लाइव क्लास में आपको जानकारी दी गई थी। तो परिमेय संख्या के बारे में आप जान चुके हो, P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सकता है वो आपकी परिमेय संख्या होती है। इसके अलावा आपका होता है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं आप इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। अब परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? देखो, परिमेय तो वो है जिसे आप अपॉन के रूप में लिख सकते हो, लेकिन अपरिमेय वो है जिसे आप अपॉन के रूप में नहीं लिख सकते। अब अपरिमेय संख्याओं में कौन कौन से उदाहरण आएंगे आपके, देखिएगा, एक बात समझिए, अपरिमेय संख्याएं उनको बोलते हैं कि जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती प्रकार का होता है। क्या होता है अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार? ये आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाया गया है। ठीक है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। ठीक है, शायद अभी क्लास 9th की जो वीडियो है वो अभी नहीं आई है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 1 या 2 दिन में उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तब आप उसको वहां से देख सकते हैं। फिलहाल आप ये बात पर ध्यान करिए कि वो अपरिमेय संख्या वो है जिसे आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार वो होता है कि जिसमें एक ही प्रकार के अंक बार बार नहीं दोहराए जाते, जैसे 011.01, 001 और 00001 और 00001। और ये एक तो ये अनवसानी अनावर्ती है, यानी कि ये नॉन रिपीटिंग है, ये नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब रुकेगी भी नहीं। और थोड़ा सा हुआ डिस्टरबेंस, लाइट चली गई थी, तो यहाँ देखेगा। अब इसके बाद जो है आपको मैंने बताया कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या वो होती है कि जिसे आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, है ना। तो और क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इनका जो दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती टाइप का होता है, यानी कि दशमलव प्रसार रुकेगा भी नहीं और एक ही प्रकार के अंक बार बार नहीं भी दोहराए जाएंगे, ये है। इसके अलावा आपका जो पाई होता है, पाई जो आता है आपका वो अपरिमेय संख्याओं के अंदर आता है। इसके अलावा जो √2 है या √3 है या √5 है या √7 है या √8 है, ठीक है, या √6 है, यानी कि वे सभी संख्याएं जिनमें रूट के अंदर जोड़ा ना बनता हो संख्याओं का, वो आपका अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और इसका कारण ये है कि जो पाई का रियल वैल्यू है वो है 3.1416, है ना। और इसके बाद भी आपका डॉट 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 आगे तक चलता रहेगा, और 50 डिजिट तक पहुंचने के बाद भी
आपके एक ही प्रकार के अंक नहीं दोहराए जाएंगे, यानी कि जो इसका दशमलव प्रसार है वो अनवसानी अनावर्ती टाइप का होता है। तो सर आप तो पाई का वैल्यू ये लिखवाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चनों में हमने पाई का वैल्यू लिख रखा है 22/7। हमने क्लास 8 में पढ़ा, हमने क्लास 9 में पढ़ा। क्लास 9 में हमने चैप्टर नंबर 12 के अंदर 11 के अंदर हमने कई जगह पर पाई का वैल्यू 22/7 रखा। तो क्या वो सही नहीं है, वो गलत है? देखिए जो पाई का वैल्यू 22/7 है, अगर मैं इसको देखूं 22/7 को, ये तो p/q के फॉर्म में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये परिमेय होना चाहिए। तो ये क्या विरोधाभास है? विरोधाभास ये है कि ये जो पाई का वैल्यू हम 22/7 लेते हैं, ये नियर टू दिस है, ये इसके बहुत ही ज्यादा करीब है। तो इसलिए हम कैलकुलेशंस को इजी बनाने के लिए जब हम जैसे वृत्त की परिधि लेते हैं 2πr, तो हम पाई का वैल्यू 22/7 रख लेते हैं। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि 1/3πr²h किसका वैल्यू है, किसका फॉर्मूला है, शंकु के आयतन का, और पाई का वैल्यू आप 22/7 रख लेते हैं। ठीक है, तो 22/7 कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए, और जो है ये पाई के नियर है, ये पाई के नियरेस्ट है। ये अगर मैं कहूँ कि पाई है, तो पाई जो है वो तो है अपरिमेय, क्योंकि इसे आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती होता है। ठीक है, और जो आपका 22/7 है, 22/7 ये आपका परिमेय है, ये एक्चुअल वैल्यू इसका नहीं है, ये इसके निकट है, ये इसके बहुत क्लोज वैल्यू जो होती है 22/7 इसके बहुत क्लोज होती है, इसलिए हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब आप रूट निकालते हैं इन संख्याओं का जिनमें पेयर जो रूट के अंदर जोड़ा नहीं बनता संख्याओं का, तो वहां पर आप जब इनका दशमलव प्रसार निकालते हो, इनका रूट निकालते हो, तो वो निकलता है आपका अनवसानी अनावर्ती टाइप का। ठीक है, क्योंकि एक दशमलव निकालने का मैंने इसका जो रूट है, ऐसी संख्या जिनका जोड़ा नहीं बनता, इनके लिए मैंने रूट निकालने के लिए आपको बेसिक मैथ 0 to हीरो बैच में डे नंबर 15 या 16 है शायद, उसमें मैंने आपको करा रखा है कि किस तरीके से हम इनका अंडर रूट निकालते हैं जिन संख्याओं का पेयर नहीं बनता रूट के अंदर। ठीक है, उस विधि का नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे पॉइंट वाला नंबर हो, चाहे आपका किसी का पेयर बन रहा हो या ना बन रहा हो, जोड़ा बन रहा हो या ना बन रहा हो, सभी का अंडर रूट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको भी एक बार जाकर के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा वैसे ये जो टॉपिक हैं सारे के सारे ये क्लास 9th के टॉपिक हैं, लेकिन क्लास 10th के अंदर इनको पढ़ाने का कारण ये है कि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड है ना, इनमें चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो या कोई भी बोर्ड हो, वहां पर आपसे बोर्ड के अंदर कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी पूछ रखे हैं कि बताइए जैसे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल क्या होगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योगफल यानी कि प्लस क्या होगा, है ना, ये पूछ लिया है क्वेश्चन। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है, तब तक आप उसका जवाब कैसे दे पाओगे, है ना। या वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि पूर्णांक है, ये पूर्ण संख्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, या कुछ अलग ऑप्शन दे सकता है। तो जब तक आपको इनके बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक आप सही उत्तर पर कैसे पहुंच पाएंगे। इसीलिए ये चीजें आपको पहले लेक्चर में सिखाई गई हैं, ये सभी चीजें क्लास 9 से रिलेटेड हैं, लेकिन क्लास 10th के अंदर बोर्ड में भी यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखेंगे तो एमसीक्यू में आपको ये देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो यहाँ से इसलिए इन चीजों को सिखाना आज जरूरी था। इसके अलावा आपकी जो क्लास है वो आज से शुरू हो गई है। मैंने लाइव वीडियो क्लासेस के अंदर भी बताया था कि 5 जुलाई से हम क्लास 10th का बैच शुरू करेंगे और रात 8 बजे उसकी वीडियो आ जाएगी। ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो सकती है क्योंकि आज जो है थोड़ा सा समय नहीं मिल पाया है कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से। तो आप जो है आपको ये 8:30 तक या 8:45 तक आपको ये वीडियो मिल जाएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना, और सीखते रहिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर क्लास जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद बोर्ड्स में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी और जो क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में उनको भी मैं इस क्लास के अंदर कराने वाला हूं। तो आपकी यूट्यूब पर ही प्लस टी क्लासेस चैनल पर ही बहुत अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए और सीखते रहिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करिए। ठीक है।
आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। थैंक यू।